हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आगादीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा नया चैनल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने परिजनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ओम का नियम और उससे संबंधित घटना पढ़ी थी कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं, और आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आपका बिना समय बर्बाद करे हुए। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। संयोजन संयोजन मतलब जुड़ना, एक तरीके से योग। तो इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। ये कोई सेल है, सेल का चिन्ह ये होता है, वी वोल्ट का कोई सेल है और इससे तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में, ठीक है, समानांतर मतलब हर प्रतिरोध को अलग अलग क्रम में या अलग अलग तार से जोड़ना है। ठीक है, तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में V वोल्ट के सेल के साथ जुड़े हैं और तीनों प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, R1, R2 व R3। ठीक है, और समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है। यहाँ के वोल्टेज भी V है, यहाँ के वोल्टेज भी V है और यहाँ के वोल्टेज भी V ही है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घरों की वायरिंग समांतर क्रम में जुड़ी होती है तो प्रत्येक बोर्ड के वोल्टेज V ही प्राप्त होंगे। तो इससे ज्ञात होता है कि समांतर क्रम में जब भी किसी चीज को जोड़ा जाता है तो प्रत्येक उपकरण के वोल्टेज सेम ही होते हैं। घरों की वायरिंग जितनी भी होती है समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है, तो इस कारण समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होंगे, प्रत्येक बोर्ड के वोल्टेज बराबर ही होते हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से चित्र बनाया है इस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखनी है हमें। तो इसमें लिखना है, माना तीन प्रतिरोध R1, ठीक है, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में V वोल्ट के सेल से जुड़े हैं, ठीक है, V वोल्ट के सेल से जुड़े हैं। ये V वोल्ट के सेल से R1, R2 व R3 तीनों समांतर क्रम का अर्थ है तीनों अलग अलग तार में उपस्थित होंगे। ठीक है, तीनों समांतर क्रम में V वोल्ट के सेल से जुड़े हैं और समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण जुड़े होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो जितने बैटरी से जुड़े हुए हैं, जितने सेल से जुड़े हुए हैं, उतने ही वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के होंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, V है। तथा पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये ध्यान रखना है कि अगर विभवांतर सभी के लिए बराबर होगा तो धारा अलग अलग होगी, और जिस क्रम में धारा समान है तो वहां पर विभवांतर अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V है। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 व तीसरे
में प्रवाहित धारा I3 है, तब परिपथ की कुल धारा, कुल वैद्युत धारा। तो परिपथ की कुल वैद्युत धारा कितनी होगी? I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, परिपथ में अगर कुल धारा हमें निकालनी है तो पहले प्रतिरोध में I1 बह रही है, दूसरे प्रतिरोध में I2 बह रही है और तीसरे प्रतिरोध में I3 बह रही है। तो कुल धारा होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक एक करके हम धारा निकालनी शुरू करेंगे। पहले प्रतिरोध R1 में, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे R1 में प्रवाहित धारा। पहले प्रतिरोध को या तो R1 से लिख दो या पहला प्रतिरोध ही बोल दो, ठीक है। प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू में कितना होगा? ओम के नियम से हमने पढ़ा है कि V अनुक्रमपति I होता है और यहाँ से V इज इक्वल टू RI आता था, और यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनटू वाला फॉर्म में पहुंच जाएगा और I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, I1 इज इक्वल टू, एक्चुअल में तो V1 अपॉन R1 होना चाहिए, परंतु क्योंकि वोल्टेज सभी के लिए बराबर है तो इसलिए 1 इसके नीचे 1122 नहीं लगाएंगे। जो चीज फिक्स रहेगी सभी के लिए उसके नीचे 1122 नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो I1 इजिकल टू V अपॉन R1 लिखेंगे इसे। तो I1 इजिकल टू कितना होगा? V अपॉन R1। R2 में प्रवाहित धारा, R2 में प्रवाहित धारा I2 होगी, I2 इजिकल टू में सेम टू सेम इसी तरह V अपॉन क्या हो जाएगा? R2। और R3 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? I3 इजिकल टू कितना होगा? V अपॉन R3। ठीक है, सेम टू सेम। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कुल धारा निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। यदि परिपथ का, ठीक है, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, तब कुल धारा कितनी होगी? कुल वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा I इज इक्वल टू में V अपॉन R। अगर यहाँ पे I1 है तो V अपॉन R1, I2 है तो V अपॉन R2, I3 है तो V अपॉन R3। कुल धारा I है तो V अपॉन R रहेगा। कुल धारा हमेशा कुल प्रतिरोध से निकलती है। कुल प्रतिरोध को क्या माना है हमने यहाँ पर? R। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है, तो परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को किससे माना है हमने? R से। तो इस वजह से कुल धारा कुल प्रतिरोध से निकलती है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अब सभी मान समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रहे हैं। हम I1, I2 और I3 सभी मान, सारे के सारे मान किस में दिखाई दे रहे हैं? हमें समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, सभी मान किस में रख दो? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जब समीकरण फर्स्ट में सभी मान रखेंगे तो I की जगह क्या रख देंगे? V अपॉन R इज इक्वल टू में I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह V अपॉन R3। ये हो जाएगा। V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन लेकर के कट जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे सभी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या चीज है? ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा है किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा।
किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि आवेश बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा, और इसी प्रकार से हम डेफिनेशन को लिख देंगे। तो लिखेंगे इसमें किसी आवेश को बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ, ठीक है, परिपथ, परिपथ मतलब सर्किट, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा, ठीक है, क्या कहलाती है? ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र वैद्युत विभव वाले सूत्र से ही आता है, वैद्युत विभवांतर वाले से। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा होगा वहां पर आपने। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, W इजिकल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्य या ऊर्जा बाध्य की होती है। ठीक है, तो कार्य की वैल्यू निकालेंगे, एक तरीके से ऊर्जा की वैल्यू निकालेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा वैद्युत विभवांतर के सूत्र से ही ज्ञात हो जाती है। वैद्युत ऊर्जा को किससे लिखेंगे? ठीक है, W से ही लिख लेते हैं यहाँ पर। W इजिकल टू में क्या होगा? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है, विभवांतर के कारण ही आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? W इजिकल टू वैद्युत आवेश की वैल्यू Q और विभवांतर की वैल्यू क्या हो जाएगी? V। ठीक है, Q इंटू V। और हमने पढ़ा है वैद्युत धारा की वैल्यू, अगर हम पढ़ी है तो वैद्युत धारा कितनी होती है? वैद्युत धारा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। और यहाँ से आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो आवेश Q इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? IT। Q इज इक्वल टू IT इसमें रखेंगे तब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तब ऊर्जा W इज इक्वल टू Q की जगह IT रखेंगे तो W इज इक्वल टू VIT हो जाएगी, क्योंकि Q की जगह IT रखेंगे तो V पहले से ही है, VIT हो जाएगी। सेकंड मान हो गया ये ऊर्जा का। और ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है? V इजिकल टू आई आर होता है। ओम के नियम से V इजिकल टू क्या होता है? आई आर। और V की जगह जब हम आई आर रखेंगे तो W इजिकल टू में आ जाएगा, V की जगह तो हम आई आर रख देंगे और इन टू में आई टी पहले से ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? W इजिकल टू में आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। फिर पुनः ओम का नियम लगाएंगे, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से जब पुनः ओम का नियम लगाएंगे, आई इजिकल टू में कितना होता है? V अपॉन आर होता है। आई इजिकल टू V अपॉन आर। ठीक है, पुनः ओम के नियम से आई इजिकल टू V अपॉन आर, आई की जगह V अपॉन आर रखेंगे तो W इजिकल टू में V अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में आर टी चल ही रहा है, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो W की वैल्यू आ जाएगी निकल करके V स्क्वायर टी अपॉन में आर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसे आए, कहाँ से आए, इसका एग्जाम में कोई भी जिक्र नहीं होता है। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाता है। बस वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाएगी और उसका सूत्र पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? ऊर्जा हो या कोई भी कार्य हो, उसका मात्रक होगा जूल। इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल है। दिमाग मारिए बस नहीं। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में खर्च हुई हो। ठीक है, बैटरी के द्वारा दी गई हो या सेल के द्वारा दी गई हो। तो इसके मेन सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ के पहला फॉर्मूला इसका ये होता है W इजिकल टू V इंटू क्यू या फिर Q इंटू V। दूसरा सूत्र होता है W इजिकल टू VIT। तीसरा सूत्र होता है W इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। और चौथा सूत्र होता है W इजिकल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर। एक ही फॉर्मूले से मिलकर बने हुए हैं सारे के सारे। तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले को एक ही जगह लिख देता हूँ। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा W से लिखी जाएगी। W इजिकल टू में एक तो होगा V इंटू क्यू और इजिकल टू में VIT इज इक्वल टू में V स्क्वायर T अपॉन आर और इज इक्वल टू में होगा इज इक्वल टू में I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये सारे के सारे सूत्र
ऊर्जा के हैं। हमें इन सूत्रों की जो है जरूरत हमें पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें विभवांतर धारा दी गई है, विभवांतर दिया गया है 2 वोल्ट, धारा दी गई है 1 एम्पियर, ठीक है, समय दिया गया है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड दिया गया है। तो हमें वैद्युत ऊर्जा निकलवाने के लिए बोल देता है। तो वैद्युत ऊर्जा का ऐसा सूत्र जिसमें वी भी आता हो, आई भी आता हो और टी भी आता हो, तो हम डायरेक्ट ही लगा देंगे वी आई टी होता है, ठीक है। कभी कभी हमें विभवांतर दे देता है, ठीक है, विभवांतर 4 वोल्ट है और आवेश दे देता है 2 कूलाम है, आवेश दे देगा, आवेश को क्यों से लिखेंगे 2 कूलाम, ठीक है। तो बूझ लेगा कि वैद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हुई है, तो वैद्युत ऊर्जा को W इज इक्वल टू में ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे V इंटू क्यू। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इन सूत्रों की मदद से ही। तो इस तरीके से हमें वैद्युत ऊर्जा के प्रत्येक सूत्र को याद रखना है। तो W इजिकल टू वी इंटू क्यू भी होता है, W इजिकल टू वी आई टी भी होता है, W इजिकल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी होता है और W इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है। इस तरीके से हम सारे सूत्रों को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, वैद्युत, ठीक है, सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य या फिर क्षमता भी बोल देते हैं, ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य, क्षमता, और तीसरा भी इसे बोला जाता है शक्ति, ठीक है। तीनों वर्ड कहीं भी से भी बोले जाए और अंग्रेजी में से सिंगल वर्ड से ही बोला जाता है पावर, ठीक है। ये तीनों वर्ड में से कोई सा पूछेगा तो हमें सेम डेफिनेशन लिखनी है, सामर्थ्य, क्षमता और शक्ति। तो शक्ति की क्या परिभाषा है या क्षमता की क्या परिभाषा है, तो एकांक समय में, ठीक है, या ऐसे समझ लो किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर, व्यय मतलब खर्च, व्यय अर्थात खर्च होने की दर, खर्च कितनी होगी, खर्च होने की दर, ठीक है, होने की दर, दर का मतलब बटे में समय का आना, ठीक है। दर क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता कहलाती है, ठीक है। वैद्युत क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। तीनों में से कोई सा वर्ड यूज कर लेना है, क्षमता कहलाती है। तीनों मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पेपर में किसी भी वर्ड से पूछ सकता है, तो कहलाती है। इसे पी से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी फॉर पावर है, ठीक है। तो क्षमता को पी से लिखेंगे तो क्षमता P इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, ठीक है। तो मैंने बताया था वैद्युत शक्ति या कार्य, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा शक्ति मतलब ऊर्जा या फिर कार्य बात एक ही होता है, W से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा के लिए तो W का इस्तेमाल कर लिया हमने। और वह होने की दर, दर का मतलब मैंने बताया था बटे में समय का आना। तो ऊर्जा के बटे में समय आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, क्षमता बन जाएगी या सामर्थ्य बन जाएगी, ठीक है। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन टी। और इसका इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वाट होता है, वाट होता है, ठीक है। तो P इजिकल टू W अपॉन टी इसका बेसिक फॉर्मूला है। और दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एकांक समय में किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय, ठीक है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है एकांक समय में किसी परिपथ में जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। बटे वाली चीज को एक मान के भी हम परिभाषा में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में किसी परिपथ में ऊर्जा खर्च होना ही क्या कहलाता है या व्यय होना ही क्या कहलाता है, क्षमता या शक्ति कहलाता है या सामर्थ्य कहलाता है, इस तरीके से। और इसका मात्रक क्या है, वाट, तो वाट को मैं इधर लिख दूंगा, तो इसका मतलब साफ साफ है पी मतलब क्षमता का मात्रक है, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब इसके क्षमता के भी कई सूत्र बनेंगे क्योंकि डब्ल्यू के बहुत सारे सूत्र हमने पढ़े। तो P इज इक्वल टू में जिसमें टी टी आता हो वो वाला, क्योंकि हमने डब्ल्यू के सूत्र पढ़े हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू में हमने पढ़ा है
V इंटू क्यू पढ़ा है, क्योंकि क्यू में टी नहीं आ रहा है तो इस वजह से इसे छोड़ देंगे। तो एक हमने पढ़ा है VIT, एक हमने पढ़ा है I²RT, एक हमने पढ़ा है V²T/R। इन तीनों में टी आ रहा है, इन तीनों में से टी गायब करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता है क्षमता का सूत्र P/W/T। तो ऐसा ही W का सूत्र ऐसा लेना है जिसमें टी आता हो। ठीक है, तो जब हम P इजिकल टू में W की जगह VIT लिखेंगे तो VIT और अपॉन में क्या हो जाएगा T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा VI आ जाएगा। क्या आ जाएगा VI। जब हम P इजिकल टू में I²RT लिखेंगे W की जगह, तो W की जगह जब हम I²RT लिखेंगे तो I²RT और अपॉन में T, T से T यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा I²R हो जाएगा। P इजिकल टू में W अपॉन T होता ही है, तो W की जगह अब की बार V²T/R लिखेंगे, तो V²T अपॉन में क्या हो जाएगा R, और अपॉन में क्या चल रहा है T, T से T यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, V²/R हो जाएगा, V²/R। ये इस तरीके से कोई पूछता तो है नहीं, परंतु हमें इसके सूत्र याद रखने पड़ते हैं जिससे कि हम इनकी सहायता से न्यूमेरिकल कर सकें। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, क्षमता के और भी सूत्र होते हैं। क्षमता P से लिखी जाती है, ठीक है, क्षमता के अन्य सूत्र, ठीक है, क्षमता या सामर्थ्य के, ठीक है, क्षमता P इजिकल टू में W अपॉन T तो होता ही है, उसके साथ साथ VI भी होता है। मतलब जो कार्य वाले सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से T गायब कर दो, ठीक है, VIT है, VIT में से T गायब करेंगे तो P बन जाएगा। W बराबर VIT होता है, W को अगर हमें P बनाना है तो उसमें से T गायब करना पड़ेगा, क्योंकि P इजिकल टू W अपॉन T होता है। तो जितने भी हमने W के सूत्र पढ़े हैं उनमें से T गायब करना है, तो P बराबर VI हो जाएगा। P बराबर में क्या हो जाएगा I²R हो जाएगा, और P बराबर में V²/R हो जाएगा। इस तरीके से क्षमता के अन्य सूत्र भी हम याद कर सकते हैं। ये सारे सारे सूत्र याद रखने हैं। जिस टाइप की भी हमें क्वेश्चन में डिटेल दी गई है उस तरीके से हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको विभवांतर और धारा देता है, क्षमता पूछता है, तो दोनों ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। धारा और प्रतिरोध देता है तो धारा और प्रतिरोध इस वाले सूत्र में है, तो P बराबर I²R लेंगे। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज और प्रतिरोध देता है तो P बराबर V²/R लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये वाला सूत्र याद रखना है, बस इतना ही लिखना है इसमें कि P इजिकल टू W अपॉन T होता है, और क्षमता के अन्य सूत्र होंगे P इजिकल टू W अपॉन T, और सभी में से T गायब कर देना है। W वाले फॉर्मूले में से VI भी होगा, I²R होगा, और V²/R होगा। ये वाला सूत्र याद रखना है बस। ठीक है, अब एक घर की बिजली का जो खर्च होता है, ठीक है, बिजली का बिल निकालने का, बिजली का बिल कैसे निकालते हो आप? ठीक है, बिजली का बिल निकालने के लिए हम यूनिटों की संख्या देखेंगे, यूनिटों की संख्या। घर में आके बताते हैं इतने यूनिट खर्च हो गए हैं, तो एक यूनिट बोलते किसे हैं? एक यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट घंटे को। तो एक यूनिट, सबसे पहले तो हम एक यूनिट बोलेंगे, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू, बिजली का बिल निकालने के लिए यूनिट निकालते हैं, और एक यूनिट की वैल्यू देख लेते हैं। एक यूनिट इजिकल टू में कितना है? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का जो भी आपके घर में उपकरण है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो AC वगैरह है, जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं वो 1000 वाट के होते हैं। ठीक है, किसी किसी में 1.5 किलोवाट के भी होते हैं। तो कहने का मतलब 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा खर्च हुई है, बिजली की ऊर्जा खर्च हुई है, वैद्युत ऊर्जा खर्च हुई है, उसको ही बोलते हैं एक यूनिट। 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा या 1000 वाट के उपकरण द्वारा, ठीक है, तो 1 घंटे तक जितनी भी ऊर्जा खर्च हुई है उसे क्या बोलेंगे? एक यूनिट बोलेंगे। इसे ही बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालने हो, एक यूनिट जूल में कैसे होगी? एक यूनिट इजिकल टू में, इसको जूल में चेंज करेंगे। 1 किलोवाट घंटा, ये एक यूनिट बराबर में कितना होता है? किलो हटाने के लिए 1000 का इस्तेमाल करते हैं, 1000, और इतने हो जाएंगे वाट। ठीक है, किलो हट गया, और ये किलो का मतलब होता है 1000, और ये वाट कीजिए, वाट ऐसा कैसे रहेगा। और घंटे को बनाते हैं सेकंड में। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट, और 1 मिनट में भी 60 सेकंड। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड। ठीक है, इतना हो जाएगा। और वाट इंटू सेकंड कहलाता है जूल। वाट इंटू सेकंड क्या कहलाता है? जूल। तो एक यूनिट
एक यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा, ये अगर मैं इसे कंबाइंड रूप से लिखूं, 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जूल। इतना चाहे तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पॉइंट हमेशा संख्या के लास्ट में होता है, इसे पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। पॉइंट हमेशा संख्या के लास्ट में होता है, तो बाएं हाथ की तरफ अगर पॉइंट को खिसकाते हैं तो प्लस की पावर आती है, तो हम जितने अंक खिसकाएंगे उतनी ही पावर आएगी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हमने बाई तरफ खिसकाया, तो ये 3.6, और पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं बनता, तो इसलिए 3.6 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 अंक हमने खिसकाया। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, यहाँ तक के बीच में कितने अंक है, 6 अंक है, गिन के देख लेना है, ठीक है। तो 6 अंक है, इस वजह से 10 की पावर 6 और इतने जूल लगा देंगे, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। और अगर हमें बिजली का बिल निकालना है तो यूनिटों की संख्या निकालनी पड़ती है। एक यूनिट की वैल्यू तो हमने देख लिया इतना जूल होगा, तो यूनिटों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो यूनिटों की संख्या बराबर, ये सूत्र होता है, एक जैसे मान लिया कि 10-10 वाट के मेरे पास में 10 बल्ब हैं, तो एक जैसे वाट के जो भी बल्ब होंगे तो उनकी संख्या को भी लेते हैं इनटू में, ठीक है। तो 10 दाही 100 वाट हो गया एक तरीके से। तो अगर 500 वाट के 2 फ्रिज है मेरे पास में, तो 2 गुणा 500 लूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरी एक एक बार में सारे सूत्र को समाप्त कर दूंगा। संख्या, ठीक है, या उपकरण की संख्या बोल दो इसे, उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या। ये उपकरण की संख्या कौन सी है, एक जैसे उपकरणों की संख्या है, जैसे कि एक जैसे वाट के उपकरण हो, जैसे कि 10-10 वाट के 10 बल्ब है, ठीक है, 500 वाट के 2 फ्रिज हैं, तो उपकरणों की संख्या एक जैसे उपकरणों की संख्या जिनकी वाट की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो उपकरणों की संख्या गुणा वाट गुणा घंटे गुणा, अगर दिन भी मान लिया 1 महीने के लिए निकलवाता है या 1 हफ्ते के लिए निकलवाता है, तो दिन की भी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, इंटू दिन, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 या 1000। तो ये यूनिटों की संख्या निकल करके आ जाती है, ठीक है। तो ये वाले सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, उपकरणों की संख्या गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे में 1000, ठीक है, ये यूनिटों की संख्या आ जाएगी निकल करके। तो बस इस चैप्टर में लगभग इतना ही था, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको से नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।